नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। जरा सोचिए, कोई शख्स जिसने जिंदगी गरीबों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए लड़ने में गुजार दी, जो एक जमाने में इतना ताकतवर था कि उसके इशारे पर अफसरों की धड़कनें तेज हो जाती थीं, वही शख्स आज सलाखों के पीछे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रामपुर के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की। अदालत का ताजा फैसला आने के बाद यूपी की राजनीति में आग लग चुकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आजम खान निर्दोष हैं या गुनहगार, असली सवाल यह है कि क्या राजनीति में किसी नेता को खत्म करने के लिए केसों का जाल बुन दिया जाता है, और अगर हां, तो क्या आजम खान की पूरी कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है? यह सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। यह चैनल गोदी मीडिया नहीं है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का हक है। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर विदेश से। अब दोस्तों आइए असली खेल शुरू करते हैं। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 1948, 14 अगस्त का दिन, रामपुर के छोटे से गांव आजमाबाद में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है मोहम्मद आजम खान। परिवार साधारण, पिता एक छोटे व्यापारी, मां गृहिणी। लेकिन इस बच्चे का दिल अलग था। जहां बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते, वहीं ये गरीबों के झगड़े सुलझाने में जुट जाता, दूसरों के हक की आवाज उठाता। और शायद यही आदत उसकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गई। पढ़ाई के दौरान सिद्दीकी कॉलेज से लॉ की डिग्री ली और वकील बने। लेकिन कोर्ट कचहरी में फाइलें पलटना इन्हें कहां रास आने वाला था। दिल तो राजनीति में बस चुका था। और फिर वो दौर आया जब देश पर इमरजेंसी का काला साया छाया। उस वक्त आजम खान जेल भी गए, लेकिन जेल की सलाखें भी उनके हौसले को तोड़ न सकीं। वहीं से राजनीति का असली सफर शुरू हुआ। 1980 का साल, रामपुर की राजनीति में एक नया सितारा चमका। आजम खान पहली बार विधायक बने, और इसके बाद तो जैसे उनका जादू ही चल गया। एक दो नहीं, पूरे 10 बार विधायक और 2 बार सांसद समाजवादी पार्टी की पहचान बन गए। मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और सपा को आसमान तक पहुंचाया। रामपुर की गलियों में उनका जलवा ऐसा था कि लोग उन्हें मुस्लिम राजनीति का बेताज बादशाह कहने लगे। गरीबों को लोन दिलवाना, स्वरोजगार योजनाएं चलाना, यहां तक कि बकरी और मुर्गी पालन तक को मजबूत बनाना, ये सब काम उनके नाम से जुड़े। कई बार लोग ताने मारते कि बकरी चोरी का केस है, मुर्गी चोरी का केस है, लेकिन आजम खान खुद कहते, हां ये मेरी ताकत है, क्योंकि मैंने गरीबों के घरों में खुशियां पहुंचाई हैं। 1993 से लेकर 2017 तक सपा सरकारों में वो हर बार मंत्री रहे। जेल विभाग, शहरी विकास, ओबीसी कल्याण, मुस्लिम हक, हर जगह उनका दबदबा। हॉस्टल बने, अस्पताल खड़े हुए, सड़कें गुलजार हुई। लेकिन दोस्तों, राजनीति का सच यही है कि जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं, और यही हुआ आजम खान के साथ। बीजेपी ने उन पर माफिया का ठप्पा चिपका दिया, और जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो जैसे पूरा पहाड़ टूट पड़ा। एक दो नहीं, पूरे 72 मुकदमे। सोचिए, कोई इंसान कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन 72 केस, इनमें बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जमीन कब्जा, हेट स्पीच, यहां तक कि बेदखली तक के केस शामिल थे। 2019 में उनके बेटे अब्दुल्ला का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई। 2020 में रामपुर बवाल केस में 3 साल की सजा, 2022 में दुर्गापुर बेदखली केस में 10 साल की सजा। और इन सब के बीच आजम और उनका बेटा सीतापुर जेल में 23 महीने तक बंद रहे। जेल में रहते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई, किडनी फेल, प्रोस्टेट की समस्या, लेकिन फिर भी आजम खान की आवाज बुलंद रही। उन्होंने बार बार कहा, यह सब सियासी साजिश है, मेरी आवाज को दबाने की चाल है। और दोस्तों, ये सिर्फ उनकी बात नहीं थी, कई जगह सबूत भी यही कहते हैं कि अफसरों ने झूठी चार्जशीट बनाई, गवाहों को तोड़ा मरोड़ा गया। बकरी चोरी का केस सोचिए, 2 बकरियों पर केस दर्ज किया गया। जमीन पर अतिक्रमण का ठप्पा लगाया गया, जहां असल में गरीबों को बसाया गया था। सवाल तो बनता है ना, ये सब केस अपराध थे या किसी बड़ी सियासी चाल का हिस्सा? मगर फिर आया 2025 का सितंबर, जब अदालतों से एक एक करके आजम खान के पक्ष में फैसले आने लगे। 10 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दुर्गापुर केस में सबूत कमजोर हैं और जमानत दे दी।
17 सितंबर को रोड ब्लॉकेज केस में बरी कर दिया। 18 सितंबर को क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस में भी जमानत मिली। कोर्ट ने साफ कहा सबूत बेकार हैं और अब तक काफी कैद हो चुकी है। और बस दोस्तों, यहीं से खेल पलटना शुरू हो गया। वो अफसर जिन्होंने सालों तक केस दर केस बना बनाकर आजम खान को फंसाया, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। कोर्ट ने कहा कि फर्जी सबूत देने वालों की भी जांच होगी। अब सोचिए, वो शेर जो कभी सत्ता के गलियारों को हिलाता था, अगर फिर से आजाद होकर जनता के बीच आता है तो क्या यूपी की राजनीति वैसी रहेगी जैसी आज है? क्या बीजेपी की नींद उड़ जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी को फिर से वो ताकत मिलेगी जो आजम के वक्त में थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता आजम खान को फिर से गरीबों का मसीहा मानेगी या सिर्फ एक विवादित नेता? दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो अभी बाकी है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे 2027 के चुनाव तक आजम खान की वापसी यूपी की सियासत में भूकंप ला सकती है, और साथ ही ये भी कि सेहत की लड़ाई और मुकदमों का बोझ उठाते हुए क्या वो राजनीति में पहले जैसे खड़े हो पाएंगे? दोस्तों, अदालत से एक एक कर मिलती जमानतों के बाद अब रामपुर की हवा बदल चुकी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर राजनीतिक गलियारे में एक ही चर्चा है, आजम खान की वापसी क्या योगी सरकार की नींव हिला देगी? देखिए, राजनीति में वक्त सबसे बड़ा हथियार होता है। 2025 के सितंबर में जब कोर्ट ने कहा कि कई केसों में सबूत कमजोर हैं और सजा ज्यादा है, तो समाजवादी पार्टी ने इसे न्याय की जीत बताकर जश्न मनाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आजम भाई लौटेंगे और इंसाफ का सूरज फिर से चमकेगा। ये ट्वीट सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि उस पार्टी के लिए नई जान थी जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद थोड़ा मायूस नजर आ रही थी। रामपुर में मिठाइयां बंटी, लोगों ने आतिशबाजी की, सपा के कार्यकर्ताओं ने कहा यह तो बस शुरुआत है, अब बदले की सियासत का पर्दाफाश होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इतनी आसान नहीं है। आजम खान की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बाकी है। पहली चुनौती, जेल की लंबी कैद, किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट की तकलीफ, ये सब मिलकर उनके शरीर को बहुत कमजोर कर चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें लगातार इलाज और आराम की जरूरत है। सवाल ये है कि क्या वो उसी जोश और गरज के साथ राजनीति में वापस लौट पाएंगे जैसे पहले लौटते थे? दूसरी चुनौती, हाँ, कई केसों में उन्हें राहत मिली है, लेकिन अभी भी दर्जनों केस अदालतों में लंबित हैं, और ये सब मुकदमे राजनीति के मैदान में तलवार की तरह लटकते रहेंगे। कभी कोई गवाह मुकर जाएगा, कभी कोई नया सबूत सामने आ जाएगा। ये लड़ाई लंबी है। तीसरी चुनौती, बीजेपी और उनके समर्थक लगातार कहते हैं कि आजम खान माफिया हैं, जमीन कब्जाने वाले हैं, जबकि सपा कहती है कि वो गरीबों के मसीहा हैं। अब जनता को तय करना है कि उन्हें किस रूप में देखना है, और यही चुनावी खेल का सबसे बड़ा पत्ता होगा। दोस्तों, अब जरा भविष्य की ओर नजर डालते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। अगर आजम खान जेल से बाहर आकर जनता के बीच उतरते हैं तो सबसे पहले असर रामपुर और आसपास के इलाकों पर दिखेगा। रामपुर से लेकर बिजनौर तक मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के पाले में जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। अब जरा सोचिए, आजम खान मंच पर आते हैं, वही पुराना अंदाज, वही गूंजती हुई आवाज, और कहते हैं मुझे बकरी चोरी का इल्जाम दिया, मुझे जमीन कब्जे का इल्जाम दिया। लेकिन असली डकैत कौन है? वो जो सत्ता की चौखट पर नाचते हैं। क्या ये लाइनें जनता को फिर से झकझोर देंगी? यहां एक और बात ध्यान देने लायक है, आजम खान अकेले नहीं हैं, उनका बेटा अब्दुल्ला भी अब राजनीति में सक्रिय हो चुका है। जेल की सजा ने अब्दुल्ला को भी राजनीति का नया चेहरा बना दिया है। तो आने वाले चुनाव में अगर बाप बेटा दोनों साथ मिलकर मैदान में उतरते हैं तो सपा के लिए यह डबल फायदा हो सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ ताकत का खेल नहीं है दोस्तों, ये एक शतरंज है। बीजेपी जानती है कि आजम खान की वापसी से मुस्लिम वोट बैंक सपा की ओर खींचेगा, इसलिए वो हर संभव कोशिश करेगी कि आजम खान की सियासी जमीन पर नए नए सवाल खड़े किए जाएं। पुराने केसों को बार बार उछाला जाएगा, मीडिया में शोर मचाया जाएगा, और शायद नए केस भी सामने आए। अब यहां असली सवाल उठता है, क्या आम जनता इन सब सियासी खेलों को समझ पा रही है? क्या लोग ये देख रहे हैं कि कैसे एक नेता को 72 केसों में फंसाया गया, या फिर लोग वही मानेंगे जो टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाया जाता है? दोस्तों, राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सच और झूठ का फर्क धुंधला कर दिया जाता है, और जब नेता जेल जाता है तो जनता के दिल में सवाल भी जाते हैं।
लेकिन आजम खान का मामला अलग है, क्योंकि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ नेता नहीं मानते बल्कि गरीबों का सिपाही कहते हैं। यही वो भावनात्मक ताकत है जो 2027 के चुनाव को दिलचस्प बना देगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आजम खान की वापसी यूपी की राजनीति में नया भूकंप ला सकती है, या फिर यह सिर्फ एक पुराना पन्ना है जिसे अब इतिहास की किताबों में छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन अगर इंसान सच्चे इरादों से गरीबों और आम जनता के लिए काम करता है तो एक दिन सच सामने आता ही है। अदालत देर से सही लेकिन इंसाफ देती है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो अगली बार जब आप किसी नेता के खिलाफ केस की खबर सुने तो जरा ठहरिए, सोचिए क्या यह सच है या राजनीति का खेल। और हां, इस खेल को समझना ही हमारे देश के नागरिक होने का असली फर्ज है। दोस्तों, आजम खान की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में और भी मोड़ आएंगे और हम आपके सामने लाएंगे हर सच, हर साजिश और हर खुलासा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बताएंगे 2027 के चुनावी मैदान में आजम खान की असली रणनीति क्या होगी और कैसे उनकी वापसी बीजेपी और सपा दोनों की किस्मत बदल सकती है। तब तक याद रखिए, राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। समझदार बनिए, सवाल पूछिए और सच को पहचानिए। जय हिंद।